हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शुभम पांडे है। आज हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 से लेके 5 तक जो भी बन सकते हैं उसको आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ उसके सॉल्यूशन को भी देखते चलेंगे कि उसको कैसे आंसर करना है एग्जाम्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कभी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको हेडिंग वाइज और फिगर में आप आंसर करने की कोशिश करोगे। मेरे कहने का मतलब कि जिस क्वेश्चन में फिगर बन सकता है, डायग्राम बन सकता है, उसमें ज़रूर बनाना, क्योंकि डायग्राम फिगर एक ऐसा हथियार है आपके पास जिससे आपको फुल मार्क्स मिलने में हेल्प मिलता है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान देना कि केवल थ्योरी छा देने मात्र से दिक्कत ये होती है कि हमारा हाथ थक भी जाता है लिखते लिखते और हमारे पेज भी जो है वो बच जाते हैं। तो उससे बचने के लिए डायग्राम का हेल्प लो। इसमें थोड़ा कम भी लिखोगे और हेडिंग वाइज लिखोगे, सुंदर दिखेगा, अच्छा दिखेगा और मार्क्स आपको पूरे मिल जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है ऊर्जा के मूल तत्व एवं ऊर्जा परिदृश्य, बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी सिनेरियो। इस चैप्टर में एनर्जी के विभिन्न स्वरूपों के बारे में डिस्कस किया गया है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया गया है, वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं इसको डिस्कस किया गया है। और सेकेंड पोर्शन है ऊर्जा परिदृश्य। ऊर्जा परिदृश्य का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में ऊर्जा के स्रोत कितने हैं और भविष्य में कितने समय तक चलने की संभावना है, और उसके बारे में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे, उसको कैसे बचा सकते हैं। तो इस पहले चैप्टर में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? ऊर्जा हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म एनर्जी? हाउ एनर्जी यूजफुल फॉर अस? एक्सप्लेन। तो देखिए बच्चों, ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा क्या है? हमारे दैनिक जीवन में आप देखते हो, सुबह से उठने के बाद से ही हम लोग चलते हैं, जाते हैं, अपने दैनिक कार्यों को करते हैं। तो वो क्या है? वो कार्य ही हो रहा है। वो कार्य कहाँ से हो रहा है? उसको कार्य को करने का मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है? साहस कहाँ से मिल रहा है? तो वही एनर्जी है बेटा। एनर्जी से हमें साहस मिल रहा है। और दैनिक जीवन में जब आप उठ जाते हो, चलते फिरते हो, गैस स्टोव पे जाके पानी गर्म करते हो, चाय बनाते हो, तो भी क्या है? आप ऊर्जा को ही यूज़ कर रहे हो, क्योंकि गैस जो है उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स में एनर्जी स्टोर है। उसको आप बर्न करते हो, बर्न करने के बाद हीट एनर्जी मिलती है, जिससे कि आपका चाय बनता है, भोजन बनता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ऊर्जा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो इसको ऐसे आप लोग सॉल्यूशन दे सकते हो, इसका आंसर दे सकते हो। ऊर्जा हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी में आप 4-5 हेडिंग डाल सकते हो। भोजन बनाने में, सर्वाइवल में, तीसरे नंबर में जैव विविधता को बनाए रखने में, क्योंकि धरती पर जैव विविधता कैसे बनी रहती है बेटा? क्योंकि जो एनर्जी आ रही है सूरज से वो भी एनर्जी है। एनर्जी क्या करते हैं? डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उसको एब्जॉर्व करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उस सन की एनर्जी को, और उसी को हम लोग खाते हैं। और जीवन पे क्या है? धरती पे क्या है? जीवन बना हुआ है, जैव विविधता बनी हुई है। तो आई होप कि आप इसका आंसर कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण, उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज। तो एनर्जी सोर्सेज क्या है उसको आपको समझाना है। तो उसको समझाने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि ऊर्जा को 3 प्रकार से बांटा गया है, 3 वर्गों में रखा गया है। पहले वर्ग में अगर आप देखते हो तो प्राथमिक और द्वितीयक ऊर्जा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। दूसरे वर्ग में आप जाओगे तो वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा है। और तीसरे रूप में जाते हो तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। पहले नंबर पे है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दूसरे नंबर पे है कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल, तीसरे नंबर पे है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। तो बेटा आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो डिस्कस कर देते हैं थोड़ा सा क्या होता है प्राथमिक और द्वितीयक ऊर्जा। तो प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत वे ऊर्जा के स्रोत होते हैं जो प्रकृति में सीधे तौर पे पाए जाते हैं, जैसे सूर्य से ली गई प्रकाश ऊर्जा, या सूर्य जो हमें हीट एनर्जी देता है, वो हुआ, वो प्राइमरी एनर्जी है। द्वितीयक एनर्जी क्या है? प्रकृति में पाए गए ऊर्जा के वे स्रोत जो प्राथमिक ऊर्जा के रूपांतरण के बाद प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक ऊर्जा। फॉर एग्जांपल, अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो सूर्य से डायरेक्ट एनर्जी हमें क्या मिलती है? लाइट के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में। तो सूर्य से मिलने वाली ये प्रकाश ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा है। जबकि अगर इस प्रकाश ऊर्जा को सोलर पैनल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो द्वितीयक ऊर्जा के कैटेगरी में आ जाएगी। आई होप आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा। तो देखिए बेटा, वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत वे ऊर्जा के स्रोत होते हैं जिसको खरीदना पड़ता है, जिसको यूज़ करने के लिए फिक्स्ड अमाउंट में पेमेंट करना पड़ता है, तो वाणिज्यिक ऊर्जा कहलाता है, कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत में वे ऊर्जा के स्रोत आते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वायरमेंट में एज ए गिफ्ट ऑफ गॉड या गिफ्ट ऑफ नेचर उपलब्ध है, उसे क्या बोलते हैं? गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत। समझ में आया? वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत है जिसके लिए एक पेमेंट करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, पैसे देकर उसको खरीदते हैं। और गैर वाणिज्यिक
ऊर्जा के स्रोत वे ऊर्जा के स्रोत हैं जिसके लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत में एग्जाम्पल सिंपल सा है सोलर एनर्जी, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। और गैर वाणिज्यिक में आओगे तो पेट्रोल, डीजल, कोयला हो गया, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत या अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वे ऊर्जा के स्रोत हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और जिनका जो भंडारण है वो क्या है, अनलिमिटेड है। फॉर एग्जांपल सूर्य से आने वाली ऊर्जा की बात करेंगे, ये क्या है, अनलिमिटेड है, लगभग अनंत समय तक चलती जाएगी। और जो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं वो एक बार खत्म होने के बाद उनको बनने में पुनः बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे पेट्रोल, डीजल, एक बार अगर इसको यूज कर लेंगे तो करोड़ों लाखों सालों बाद फिर से पेट्रोल बनेगा, ठीक है। तो लंबी प्रक्रिया है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वे ऊर्जा के स्रोत हैं जिनका भंडारण अनलिमिटेड है, अनंत है, और जिसका उपयोग हम बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक कर सकते हैं, फिर भी वो समाप्त नहीं होंगे। और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वे ऊर्जा के स्रोत हैं जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद वो फिर से बनता नहीं है या बनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाता है। थर्ड है उपरोक्त के बीच में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है उपरोक्त के बीच में अंतर स्पष्ट करें। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो पहला है इसमें आपका अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत, प्राथमिक और द्वितीयक ऊर्जा स्रोत अभी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाएं। बेटा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, सुनो, ध्यान से सुनते जाना जो भी बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल ध्यान सुनना है। देखिए हमारे ध्रुवों पे क्या होता है, हमारे ध्रुवों पे मौसम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। ठंडा मौसम होने के कारण वहाँ पे फसलें नहीं उगाई जाती हैं। तो वहाँ पे एक सिस्टम निकाला गया। सिस्टम ये किया गया कि कांच के घरों में पौधों को लगाया गया या खेती की गई। तो होता ये था कि सूर्य से जो रोशनी आती थी वो लाइट शीशे के घरों में घुस जाती थी, लेकिन घुसने के बाद क्या होता था, उसमें जो उसकी हीट होती थी सूर्य के प्रकाश में, वो उसमें क्या होती थी, ट्रैप हो जाती थी, बंध जाती थी, वो निकलती नहीं थी। तो उष्मा के कारण क्या होता था, पौधे उग जाते थे, फसलें उग जाती थी, हो जाता था। लेकिन एक चीज़ देखा गया कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ कुछ ऐसी गैसें पाई जाती हैं जिसमें ये गुण पाया जाता है, शीशे का गुण पाया जाता है, शीशे के आवरण के जैसा। अब ये गैसें करती ये हैं कि सूर्य से आने वाली हीट को क्या होती हैं, वो जाने तो देती हैं पृथ्वी तक। पृथ्वी में जाने के बाद हीट पृथ्वी क्या करता है, हीट को एब्जॉर्व कर लेता है। लेकिन हीट को जब पृथ्वी एब्जॉर्व करता है और रात के समय उसको रिफ्लेक्ट करता है, उत्सर्जित करता है, तो उत्सर्जित करने के बाद यही गैसें कहती हैं कि नहीं, अब तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। तो जैसे ये अवरोध उत्पन्न करती हैं, बाहर नहीं जाने देती हैं, तो इससे क्या होता है, पृथ्वी और पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ता जाता है। इस तापमान बढ़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आया होगा। तो ग्रीन हाउस में मैंने बताया कि कुछ गैसें जिम्मेदार होती हैं। वो गैसें हैं CO2, मीथेन, N2O, NO3, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, ठीक है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है। जलवाष्प भी होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो हीट होता है सन से प्राप्त होता है, उसे बाहर, जैसे जब सन से हीट प्राप्त हुआ, पृथ्वी एब्जॉर्व किया, एब्जॉर्व करने के बाद रात में जब रेडिएट करता है, उत्सर्जित करता है, तो उसे बाहर नहीं जाने देती हैं गैसें, ठीक है। चौथे नंबर पे क्वेश्चन है ओजोन लेयर डिप्लीशन को समझाइए तथा ओजोन परत की कमी के प्रभाव लिखिए। ओजोन परत की कमी के प्रभाव लिखिए। बेटा ये परत है, ठीक है, ये परत है। देखिए ओजोन परत डिप्लीशन क्या है, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में, समताप मंडल में एक गैस का लेयर पाया जाता है, ओजोन लेयर गैस का लेयर, ठीक है। इस ओजोन गैस के लेयर में ये गुण होता है कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है। और नहीं पहुंचने देता है, उससे फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि परावैंगनिक किरणें अगर पृथ्वी तक पहुंचेंगी तो होगा क्या कि उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो कैंसर जैसे रोगों को बढ़ावा दे सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, और तरह तरह के रोगों को फैला सकता है, या उससे तरह तरह के रोग हो सकते हैं। तो एक फ़ायदा ये होता है ओजोन लेयर से कि वो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज या परावैंगनिक किरणों को रोक देता है, तो इससे फ़ायदा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है बेटा कि हम ऐसे इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ, हमारे पास हुआ, AC हुआ, तो ये कुछ गैसों को रिलीज़ करते हैं, फ्रियॉन गैस को और दूसरे नाम से क्या जानते हैं बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा गैस है जो करता है कि ओजोन समताप मंडल में जाने के बाद ओजोन लेयर को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, उसको क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे परावैंगनिक किरणें क्या आती हैं, पृथ्वी तक आ जाती हैं और हमें नुकसान पहुँचता है। समझ में आया बेटा। तो ये केमिकल रिएक्शन है, इसको जरूर आप एग्जाम में लिखना, ये हिंट में दे रहा हूँ, ठीक है। मैं डिस्कस भी करते चल रहा हूँ साथ साथ। अब देखो ये अम्ल वर्षा क्या होती है, अम्ल वर्षा को समझो। एसिड ये हुआ कि जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले गैसों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुओं में, गैसों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NO2। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है फॉर्मूला, SO2। ये गैसें पाई जाती हैं। ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के अम्लों को बनाती हैं। और विभिन्न प्रकार के अम्ल क्या हैं बेटा,
एक नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 और दूसरा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये अम्ल जब पृथ्वी पर वर्षा के रूप में गिरते हैं तो क्या करते हैं, इमारतों को क्षतिग्रस्त करते हैं, जीवों के स्किन को प्रभावित करते हैं, पौधों को क्षतिग्रस्त करते हैं। इस प्रकार से क्या होती है, हमारी पृथ्वी पर जो जैव विविधता है वो भी डिस्टर्ब होती है और तरह तरह के रोग फैलने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो वर्षा होती है, फैक्ट्री से निकलने वाले गैसों में जब NO2 और SO2 की मात्रा ज़्यादा होती है तो वायुमंडल में उपस्थित जल से क्रिया करके ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आती हैं, विभिन्न प्रकार से क्या करती हैं, हानियाँ पहुँचाती हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। दूसरे नंबर पर देखिए ये क्या है, इस फिगर में आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये क्या है, ये समताप मंडल में ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर है, ये कहाँ है, समताप मंडल में बेटा। ओजोन लेयर क्या करे, सूरज से जो रोशनी आ रही है, यहाँ से देखो सूरज रोशनी आ रही है, सूरज से रोशनी आ रही है, में किरणें भी होती है दृश्य के साथ साथ, दृश्य किरणों के साथ परावैंगनिक किरणें होती हैं। तो यहाँ पे क्या दृश्य किरणों को तो जाने देता है ओजोन लेयर, लेकिन परावैंगनिक किरणों को क्या करता है, यहीं पे क्षतिग्रस्त कर देता है। तो इसलिए हमारे लिए ओजोन लेयर बहुत ही जरूरी है। और ये कहाँ होता है, समताप मंडल में होता है बेटा। किस मंडल में होता है ओजोन लेयर, समताप मंडल में। तीसरे नंबर पर देखो कैसे ये फिगर क्या दर्शाता है, ये फिगर दर्शाता है किस प्रकार से एनर्जी का कन्वर्जन दूसरे रूप में हो रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी के रूप में। तो देखो जो कोयला पाया जाता है प्रकृति में ऐसे ही पाया जाता है, ठीक है, कोयला इसी तरीके से पाया जाता है। तो कोयले को क्या बोलेंगे, एज इट इज अगर देखोगे कोयले को तो प्राइमरी एनर्जी बोलेंगे, लेकिन कोयले को अगर थर्मल पावर प्लांट में यूज करोगे, कोयले को अगर थर्मल पावर प्लांट में यूज कर रहे हो कोयले को, तो क्या हो रहा है, कोयले को जला रहे हो, जलाने से क्या मिल रहा है, हीट। तो हीट है जो थर्मल एनर्जी है वो क्या है, सेकेंडरी एनर्जी। क्या है बेटा, सेकेंडरी एनर्जी है। थर्मल एनर्जी क्या है, सेकेंडरी एनर्जी। कोयला क्या है, प्राइमरी एनर्जी, ठीक है। दूसरे नंबर पे देख रहे हो कि हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है, हाइड्रो। तो हाइड्रो पावर क्या है, हाइड्रो पावर तुम्हारा है प्राइमरी, लेकिन हाइड्रो पावर को यूज़ करते हो आप पावर स्टेशन में, हाइड्रो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए टरबाइन पे गिराते हो, टरबाइन का जो ब्लेड है घूमने लगता है, उसके साथ साथ जो जनरेटर है वो भी घूमता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सेकेंडरी एनर्जी है। और जो हाइड्रो पावर है वो क्या है, प्राइमरी एनर्जी है। तो आप समझ रहे हो इस चीज़ को, क्या डिटेल नहीं जाता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से है, देखो ये दिखा रहा है, देखो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है ऊर्जा, क्योंकि पवन ऊर्जा है, सब सारी तरह की ऊर्जा को यूज़ करते हैं हम लोग। बायोमास ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, रूपांतरण ही एक तरीके से, ठीक है। तो ये भी फिगर देख सकते हो एग्जाम में, अगर आए ऊर्जा के ऊपर तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, प्रभाव पड़ेगा एग्जाम के ऊपर, मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है बेटा, देखो इस फिगर को देखो, मैं समझा रहा हूँ, बस ध्यान सुनते जाओ। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता ये है बेटा कि सूर्य से जो भी प्रकाश आ रही है उसमें क्या होती है, हीट क्या होता है, आ जाता है अंदर तक, हमारे पृथ्वी तक। पृथ्वी का जो सरफेस है वो क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। सोखने के बाद दिन में तो भाई लाइट आ रहा है तो पृथ्वी सोख रहा है, रात समय क्या करता है, इसी हीट को जो सोखा है उसको निकालता है, रेडिएट करता है। तो जब रेडिएट करता है तो वायुमंडल में कुछ गैसें पाई जाती हैं, वो उसको जाने नहीं देती हैं बाहर नहीं जाने देती हैं। तो ये हीट क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है हमारे वायुमंडल में भी, हमारे पृथ्वी पर ही, और इसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ। और रिस्पॉन्सिबल गैसों को अभी डिस्कस कर चुका हूँ मैं वीडियो में पहले ही। देखिए ये क्या दिखा रहा है, ये फिगर क्या दिखा रहा है, ये फिगर हमारा ये दिखा रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में भारत में कहाँ पे किस तरीके की ऊर्जा कितने ऊर्जा का उपयोग होता है, विभिन्न क्षेत्रों में कितने ऊर्जा का उपयोग होता है, ये फिगर वही दिखाता है। तो देखो क्या, ज़्यादातर जो ऊर्जा है 49% इंडस्ट्रीज में यूज होती है, इंडस्ट्री मतलब उद्योगों में। और देखो आवासीय क्षेत्रों में जैसे हम लोग रह रहे हैं तो हम लोग कितनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, टोटल एनर्जी का 10%, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में, आवागमन में, जो इधर उधर हम आते जाते रहते हैं उसमें जो एनर्जी यूज होती है वो 22% है। और कृषि में कितना है, केवल 5% यूज हो रहा है, और अन्य जगहों पे 14% यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो इसको जरूर ड्रॉ करना, अगर एनर्जी सीनरियों पे क्वेश्चन आता है तो इस फिगर को जरूर ड्रॉ करना, इस डायग्राम को जरूर शो करना। अब देखो ओजोन परत की कमी के प्रभाव क्या हो सकते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो मनुष्यों और पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव होता है, हेडिंग बना के लिखना है, हेडिंग से सब, हेडिंग में आपको लिखना पड़ेगा, मनुष्य और पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव। दूसरा हेडिंग है पौधों पर प्रभाव। तीसरी हेडिंग है जलीय पारिस्थितिकीय प्रणाली पर प्रभाव। चौथा है वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव। पांचवा क्वेश्चन है अम्ल वर्षा क्या है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसों के नाम लिखिए। मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ, फिगर में देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा किस तरीके से क्या फॉर्मेशन हो रहा है। संयंत्र क्षमता गुणांक से आप क्या समझते हैं, 209.3 मेगावाट क्षमता वाले पवन ऊर्जा संयंत्र के क्षमता गुणांक की गणना करें, जिसका औसत वार्षिक उत्पाद 875 गीगावाट आर पर ईयर है, ठीक है। तो कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है वास्तविक ऊर्जा उत्पादन अपान में अधिकतम संभव विद्युत ऊर्जा उत्पादन। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी दिया हो तो उसका सॉल्यूशन इस तरीके से होता है। वास्तविक ऊर्जा उत्पादन क्या हो रहा है, एक्चुअल में 875 हो रहा है, तो 875 रुपये लिख दिए हैं, और 10⁻³ से गुणा करने से जो गीगावाट आर में था, ये जो गीगावाट आर में था वो क्या बना हुआ है, मेगा में। तो गीगा को मेगा में बदलने के लिए 10⁻³ से गुणा करते हैं,
ठीक है। तो ये क्या है, वास्तविक ऊर्जा है। तो अधिकतम संभव विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्या है, तो बटे में करके 209, क्योंककि इसकी क्षमता ही है पावर प्लांट की, तो अधिकतम इतना ही उत्पादन करेगा। तो बटे में क्या लिख दिए हैं, बटे में लिखे हैं 209.3 मेगावाट गुणे 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे। तो इस तरीके से करना है। 209.3 मेगावाट का कैपेसिटी है टोटल, और 365 दिन के लिए चल रहा है, और एक दिन में 24 घंटे। तो इसको इस तरीके से लिखे हैं, और इससे सॉल्यूशन करने पे आ रहा है हमारे पास 0.477, या इसको 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, 47.7% आया हमारे पास। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा परिदृश्य समझाइए। तो मेरे वीडियो लेक्चर्स में मैंने कवर किया है, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें थंबनेल में आपको दिखेगा भारत में ऊर्जा परिदृश्य, उसको देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा परिदृश्य समझाइए, तो उत्तर प्रदेश में ऊर्जा परिदृश्य का वीडियो मैं बहुत जल्द ही अपलोड कर दूंगा। जैसे भी नीड हो आप हमको बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा संरक्षित करने के उपाय बताइए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऊर्जा संरक्षण से क्या समझते हैं, आप अच्छे से लिख सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य होता है कि ऊर्जा को इस प्रकार से उपयोग करें ताकि भविष्य में उसकी क्या करें, उसके भंडार को बनाए रखें, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसका उपयोग कर पाए। या फिर ऊर्जा के महत्व को समझना ही क्या है, ऊर्जा संरक्षण है। ऊर्जा को संरक्षित करने का उपाय ये है कि समझदारी के साथ साथ आप क्या करें, ऊर्जा को उपयोग करें, कम से कम ऊर्जा का उपयोग करें, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ना यूज करें, और आवागमन के लिए ज़्यादा से ज़्यादातर ऐसे वाहनों का उपयोग करें जिसमें ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग नहीं हो रहा है, जैसे पेट्रोल डीजल का उपयोग नहीं हो रहा है, साइकिल हुआ, ये सब का उपयोग करें। प्रश्न नंबर 10 है, ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये देखिए अलग रूप से पूछ दिया, इसमें डरना नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है और बहुत ही आसान है, लेकिन इसको करना कैसे, ऊर्जा के उपयोग में पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। इसमें आप हेडिंग तुरंत डालेंगे, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अम्ल वर्षा हुआ पहला, दूसरे नंबर पे पहला अम्ल वर्षा है, दूसरे नंबर पर क्या हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग, तीसरे नंबर ओजोन लेयर डिप्लीशन है, चौथे नंबर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता की कमी। ये हेडिंग डाल के आप लोग क्या कर देंगे, इसको डिस्कस कर देंगे, और मैं पहले डिस्कस इसको कर चुका हूँ। बस ऐसे हेडिंग डाल के करना है आपको, बिना हेडिंग करेंगे तो मार्क्स कम मिलेंगे, पहले बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण नियम 2001। तो इसमें केवल एक ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि ऊर्जा संरक्षण नियम 2001 से आप क्या समझते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा संरक्षण नियम 2001 से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी भाई। और या इस तरीके से पूछा जा सकता है, ऊर्जा संरक्षण नियम 2001 के प्रमुख बिंदुओं को समझाइए। या इस तरीके से पूछा जा सकता है, ऊर्जा संरक्षण से क्या तात्पर्य है, ऊर्जा संरक्षण नियम 2001 को समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनर्जी कंजर्वेशन, एक्सप्लेन द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आंसर एक ही होगा। मैं आंसर यहाँ पे दे चुका हूँ, इसको डिस्कस कर देता हूँ। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत है, देखिए क्या है। ऐसे ऊर्जा आंसर में लिखेंगे, ऊर्जा संरक्षण हेडिंग डालेंगे, इसके अंदर आप डिस्कस करेंगे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। पहला है ए पे है अधिकतम ऊर्जा दक्षता, कि जो ऊर्जा हम बना रहे हैं या उसको उपयोग कर रहे हैं उसमें अधिकतम दक्षता लेना है। जो भी मशीन बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, कम ऊर्जा लेकर मैक्सिमम आउटपुट देना चाहिए। बी नंबर पर अधिकतम लागत प्रभावोत्पादकता, मैक्सिमम कॉस्ट इफिशिएंसी, मतलब कि पैसा क्या हो, कम से कम खर्च हो, उसका दाम कम से कम हो, ग्राहक उसको कम से कम पैसे में खरीद पाए। ऐसा नहीं हो कि बहुत महंगा ही बना दिए तो भी दिक्कत है। तो क्या होना चाहिए, उसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होना चाहिए, उसका दाम कम होना चाहिए हमारे इक्विपमेंट का। ऊर्जा संरक्षण नियम 2001 क्या है, उच्च ऊर्जा बचत और इसके लाभों के साथ मांग व आपूर्ति के बीच अंतर को कम करना, ऊर्जा की बचत के माध्यम से पर्यावरण उत्सर्जन को कम करना। पर्यावरण उत्सर्जन का मतलब ये हुआ, पर्यावरण में जो भी गैसें उत्सर्जित करते हैं, जो भी हानिकारक चीज़ों को उत्सर्जित कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम 2001 का प्रमुख उद्देश्य है, समझ में आया, कि ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाना, ऊर्जा बचत को बढ़ाना, लाभों को मांग आपूर्ति के बीच में जो रिलेशन है उसको पूरा करना, और जो भी हमारे ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण में प्रभाव पड़ रहा है, जो भी गैसें उत्सर्जित हो रही हैं, वेस्ट उत्सर्जित हो रहा है, उसको कम करना है। इस नियम के तहत ऊर्जा दक्षता चालन शुरू करने के लिए जरूरी कानूनी ढांचा तथा किसी संस्था की व्यवस्था की गई। ऐसे ही आपको करना है, ध्यान दीजिए, ऐसे ही हेडिंग वाइज। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा ऊर्जा संरक्षण नियम 2001 के प्रमुख बिंदु। मानक व लेबलिंग पहले नंबर पर डालेंगे, तो मानक व लेबलिंग का प्रमुख उद्देश्य ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है। दूसरे नंबर पे मानक व लेबलिंग की जिम्मेदारी है कि उपभोक्ताओं को ऊर्जा दक्ष उपकरण मिले। अब देखिए S&L के प्रमुख प्रावधान, S&L के प्रमुख प्रावधान, S&L क्या है, स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग है। देखिए उपकरणों के न्यूनतम ऊर्जा खपत और मानकों का निर्माण करना, S&L के प्रमुख प्रावधान है, नियम है, कानून यही है। मानकों पर खरे न उतरने वाले उपकरणों पर रोक लगाना। तीसरे नंबर उपभोक्ताओं को लाभ के बारे में जानकारी देना, ये इसका काम है S&L का। बी नंबर पे है नामिक उपभोक्ता, डेजिग्नेटेड कंज्यूमर। क्या होता है डेजिग्नेटेड कंज्यूमर, ऊर्जा गहन उद्योगों, एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज एंड अन्य प्रतिष्ठानों को नामित उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है। अधिनियम ऐसे नामित उपभोक्ताओं की सूची प्रदान करेगी जो मूल रूप से इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, गहन उद्योगों जैसे रेलवे, पोर्ट ट्रस्ट, परिवहन क्षेत्र, विद्युत स्टेशन, ट्रांसमिशन और वितरण कंपनियां तथा वाणिज्यिक भवनों को कवर करते हैं। ऐसे ही
क्वेश्चन लिखना है। अगर आप लास्ट समय वीडियो देख रहे हैं तो केवल वीडियो देखो, समझो और जाके एग्जाम दो, अच्छे मार्क्स आएंगे, गारंटी देता हूँ। तीसरे नंबर पर है नामिक उपभोक्ताओं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऊर्जा खपत के मापदंडों और मानकों का पालन करेंगे। सी नंबर पर है ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, मतलब भवन निर्माण बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसमें कैसे कैसे डिजाइन करना है, क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखो। बीईई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगा। ठीक है, बीईई ही ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगा, बस यही लिखना है आपको। इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा संरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में 8 मार्च 2010 को रखा गया। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में पारित हुआ, लेकिन ऊर्जा संरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में 8 मार्च 2010 को रखा गया था। प्रश्न है बीईई क्या है, स्टार रेटिंग से क्या अभिप्राय है। मानक तथा लेबलिंग, बीईई क्या है देखिए, यह क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मानक तथा लेबलिंग को समझाइए, तो सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें आपको मिल रहा है। बीई का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अब देखिए इसके बारे में, बीई के बारे में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अर्थात ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी भारत सरकार की एक ऐसी एजेंसी है जिसका लक्ष्य ऊर्जा दक्षता की सेवाओं को संस्थागत रूप से देना है ताकि देश के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। इसका गठन ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत मार्च 2002 में किया गया। यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। यह एजेंसी ऐसे कार्यक्रम बनाती है जिससे ऊर्जा के संरक्षण और ऊर्जा के उपयोग में दक्षता बढ़ाने में मदद मिले। ऐसे ही आपको आंसर लिखना है। स्टार रेटिंग क्या है बेटा, स्टार रेटिंग का मतलब किसी भी उपकरण की दक्षता से है। यह 5 बिंदु का पैमाना होता है। अगर किसी उपकरण की रेटिंग अधिक है तो उसकी दक्षता अधिक होगी और ऊर्जा खपत कम होगी। अगर किसी उपकरण की ऊर्जा खपत ज़्यादा है तो उसकी स्टार रेटिंग कम होगी। ज़्यादातर बीईई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा स्टार रेटिंग उन उपकरणों को दी जाती है जो घरों में अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं, जैसे एसी, फ्रिज, ये सब हुआ जिसको स्टार रेटिंग दिए जाएंगे। घरों में जो ज़्यादा बिजली खपत करते हैं उसे स्टार रेटिंग ज़्यादातर दी जाती है, जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन हुआ। चैप्टर नंबर 3 है बेटा, जल्दी जल्दी देखो क्योंकि जल्दी जल्दी कवर करना है आपका, कि कम टाइम में ज़्यादा कवर कर सके। ठीक है, समझिए कि 50% सिलेबस कवर किया है ये वीडियो, और सारे क्वेश्चन का आंसर भी बताता चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन पेशेंस बना के देखते जाइएगा। एक बार समझने की कोशिश करिएगा, फिर रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर नंबर 3 है बेटा, विद्युत सप्लाई सिस्टम तथा मोटर। पहला क्वेश्चन है विद्युत सप्लाई सिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत सप्लाई सिस्टम में आप लिखेंगे कि विद्युत सप्लाई सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा उपभोक्ता को विद्युत की सप्लाई दी जाती है, विद्युत की आपूर्ति की जाती है। ये दो तरीके से हो सकती है, एसी सप्लाई सिस्टम के द्वारा, डीसी सप्लाई सिस्टम के द्वारा। एसी सप्लाई सिस्टम का एसी का डायग्राम बना दीजिएगा, अल्टरनेटिंग करंट का जो होता है, और डीसी का डायरेक्ट करंट का एक डायग्राम बना के उसको समझा दीजिएगा। ठीक है, कि क्या होता है उसको डिफाइन कर दीजिएगा। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियों को समझाइए। देखिए ट्रांसफार्मर हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। इसमें देखो अभी लास्ट मोमेंट पे वीडियो अगर देख रहे हो तो केवल वीडियो को सुनते जाओ, यही लिखना है आपको, बस ये समझ जाओ। इसके उत्तर में ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियों में आप हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे, कॉपर लॉस एक नंबर पर, दूसरे नंबर पर एडी करंट लॉस, तीसरे नंबर पर हिस्टेरिसिस लॉस। ये हेडिंग डालना है। इसमें क्या लिखना है, कॉपर लॉस का मतलब ये हुआ कि ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग लगी होगी तो तांबे में कुछ हानियां होंगी, उसे ही कॉपर लॉस बोलेंगे। ठीक है, तांबे में करंट फ्लो होता होगा, करंट फ्लो होने के कारण I2R लॉसेस होते होंगे, उसे ही कॉपर लॉस बोलते हैं। दूसरे नंबर पर ईडी करंट लॉस है। देखो ईडी करंट लॉस का मतलब हुआ कि कोई भी बड़ा सा मेटल का पीस होता है, उसमें जब फ्लक्स कट करता है तो फ्लक्स कट करने के बाद उसमें धाराओं के लूप बनने लगते हैं, धाराएं बनने लगती हैं, उसमें छोटे छोटे लूप्स बनने लगते हैं। उस लूप्स में जो हानियां होती है उसे भंवर धारा हानियां बोलते हैं। तीसरे नंबर पर हिस्टेरिसिस लॉस है। तो देखिए जो भी मटेरियल यूज होता है, जो भी मेटल यूज हो रहा है हमारे ट्रांसफार्मर में, कोर एक बनता है, कोर में जो भी मेटल यूज़ हो रहा है उसमें प्रवृत्ति उसकी ये होती है कि वो फ्लक्स को स्टोर करके रखता है। तो फ्लक्स को स्टोर करके थोड़ा सा रखता है, उसके वजह से उसमें जो हानियां हो रही हैं उसे हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। अभी के लिए समझने की कोशिश मत करिए, बस सुनिए और उसको लिखना क्या है वो कंटेंट में बता रहा हूँ, उसको ऐसे लिखना है आपको। अगर पॉज करिए वीडियो को और सुन के उसको आप लोग लिख भी सकते हैं अपने कॉपी पे। ठीक है, नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए, विभिन्न प्रकार के मोटरों और उनमें होने वाली हानियों को समझाइए। तो देखिए मोटरों में भी यही सेम हानियाँ होंगी, कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस। ध्यान दीजिए, मोटरों में भी सेम हानियाँ होंगी, तो हानियों में चेंज नहीं करना, चाहे ट्रांसफार्मर के बारे में पूछे चाहे मोटर के बारे में पूछे, सेम यही हानियाँ आपको डिस्कस करनी है। लेकिन विभिन्न प्रकार के मोटर क्या हो सकते हैं, एसी मोटर, डीसी मोटर। ठीक है, बेसिकली मोटर दो प्रकार के, एसी मोटर, डीसी मोटर। डीसी मोटर में आप आएंगे तो डीसी मोटर की मैकेनिज्म ये होती है, उसको मैंने डिस्कस किया अपने वीडियो में, आप चेक कर लीजिएगा प्ले लिस्ट के अंदर। ठीक है, आपको सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से डिस्कस किया है मोटरों के बारे में। विभिन्न प्रकार के टैरिफों को समझाइए, इसको भी मैंने अपने वीडियोज़ लेक्चर्स में प्ले लिस्ट में है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के टैरिफों को समझाया है मैंने, अच्छे से समझाया है, उसको देख लीजिए एक बार। शक्ति गुणक क्या होता है, शक्ति गुणक क्या होता है, उद्योगों में न्यून शक्ति गुणक के कारण बताओ। तो अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप एक बार कमेंट करना, मैं इसका वीडियो बना दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, 1 से 2 मिनट 5 मिनट में कवर हो जाएगा टॉपिक। ठीक है।
अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर दे रहा हूँ। छठे नंबर पे है विद्युत व्यवस्था के सिंगल लाइन प्रतिनिधित्व को समझाइए, सिंगल लाइन डायग्राम। तो प्लेलिस्ट में आपको ये भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। विद्युत वितरण प्रणाली में विद्युत शक्ति की हानि कैसे होती है, हाउ इलेक्ट्रिक पावर लॉस अकर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। तो इस प्रकार से लॉसेज होती हैं, तकनीकी नुकसान होता है। टेक्निकल जो भी इंसान काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, गलत तरीके से काम अगर कर रहा है, उसको जानकारी नहीं है तो वो नुकसान होगा, तकनीकी नुकसान होगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। दूसरे नंबर पे है गैर तकनीकी नुकसान, जो तकनीकी नुकसान नहीं है वो अपने आप नुकसान हो रहा है। तो इसमें अगर लंबी लाइनें यूज करेंगे तो उसमें आई स्क्वायर आर लॉसेज ज़्यादा होंगे। कंडक्टरों का अपर्याप्त आकार, ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करना है, छोटे टाइप के कम डायमीटर के कंडक्टर को यूज़ करोगे तो क्या होगा, जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तीसरा नंबर लो पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हमेशा हाई होना चाहिए, ध्यान रखना। पावर फैक्टर एक ऐसी क्वालिटी है ट्रांसमिशन सिस्टम की, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, जो हाई होनी चाहिए हमेशा। पावर फैक्टर ज़्यादा है तो अच्छी बात है, कम है तो उसका मतलब दिक्कत है, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए ये चीज़ क्या बता रहा है, ये आपका विद्युत प्रणाली का एक फिगर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो भी दिख रहा है विद्युत प्रणाली का फिगर है आपका। देखिए कैसे है, यहाँ पे क्या है, जनरेटर से 11 kV पे जनरेट किया गया, फिर यहाँ ट्रांसफार्मर से स्टेप अप किया गया, मतलब वोल्टेज को बढ़ाया गया। वोल्टेज बढ़ाने के बाद क्या किया, ट्रांसमिशन कर दिया गया, लंबे एरिया में भेज दिया गया। उसको भेजने के बाद स्टेप डाउन किया गया 33 kV पे, फिर से स्टेप डाउन किया गया। स्टेप डाउन करने के बाद जो बड़े बड़े जो उपभोक्ता हैं उसको ये दिया गया, फिर उसके बाद फिर से स्टेप डाउन किया गया ट्रांसफार्मर यूज करके। देखो यहाँ पे तो 33 kV से 11 kV किया गया, फिर इसको भेजा गया, फिर यहाँ सब स्टेशन से भेजा गया और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया यहाँ से, ठीक है। फिर इसको 11 kV को 400 वोल्ट में कन्वर्ट किया गया और ये 400 वोल्ट हमारे पास आ गया, देखो डोमेस्टिक उपभोक्ता, ठीक है। तो ये हम लोग को लास्ट में मिलता है और ये 400 kV पे मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर आप देखिए, ये सिंगल लाइन डायग्राम है बेटा, ये सिंगल लाइन डायग्राम है, देख लो। इसी तरीके से सिंगल लाइन डायग्राम का क्वेश्चन आता है, तो आपको ऐसे ही पहले डायग्राम बनाना होगा और इसको सॉल्यूशन ऐसे आपको प्रोवाइड कराना होगा आंसर में, ठीक है। जरूरी है, सिंगल लाइन डायग्राम पूछता है तो डायग्राम बनाना जरूरी है, ध्यान से देख लो। पावर सिस्टम का सिंगल लाइन आरेख यही है, वीडियो कंप्लीट देखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या लिखी है, तो विद्युत ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा क्या है, आवेशों के रूप में प्रभावित होने के कारण जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, किलोवाट आवर होती है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट होता है, या 1 किलोवाट आवर में होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। तो देखिए हिंट मैंने आपको दे दिया है। 9वें नंबर पे ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियों को डिस्कस करिए। तो मैं अभी बता चुका हूँ आपको ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, ट्रांसफार्मर की एक ऐसी युक्ति है जो शक्ति और फ्रीक्वेंसी में बदलाव किए बिना एक वोल्टता को दूसरे वोल्टता में बदलती है। मतलब कम वोल्ट को ज़्यादा वोल्टेज या ज़्यादा वोल्टेज होगा तो उसको कम भी कर सकता है। अब चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़, ठीक है, विद्युत उपयोगिताओं में ऊर्जा दक्षता। तो इसमें पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंप को विस्तार से समझाइए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पंप को आप समझाएंगे, पंप का क्या काम है वो बताएंगे। पंप का काम क्या है, पंप का काम यह है कि निचले स्तर से ऊंचे स्तर पे क्या करता है, द्रव को प्रवाहित करता है, द्रव को फ्लो कराता है, ठीक है। तो 2 तरीके का पंप होता है, डायनेमिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो डायनेमिक में पंप एक आता है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल पंप आता है, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में रेसिप्रोकेटिंग पंप आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों पंप हैं। और कोई पंप पढ़ना या ना पढ़ना, लेकिन इसको जरूर पढ़ना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, कंपलसरी है। रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप को अपकेंद्री पंप भी बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग को प्रत्यागामी भी बोलते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अपकेंद्री पंप है वो डायनेमिक की कैटेगरी में आता है, गति के कैटेगरी में आता है, और जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के कैटेगरी में आता है, धनात्मक विस्थापन के कैटेगरी में आता है। अब देखो ऐसे ही आपको इसको पंप पूछे तो पहले ये आप बना दोगे एक, ठीक है, एक ये बता दोगे पंप 2 प्रकार के, धनात्मक विस्थापन पंप, गतिक दाब, ये सब चीज़ों को आपको ड्रा करना है, ध्यान से देख लो। अब देखो ये पंप का सिस्टम है, जो आपके पास रेसिप्रोकेटिंग पंप था, इसका डायग्राम है यही। रेसिप्रोकेटिंग क्या था, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का एक टाइप था रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है, यही है रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। तो इसको मैंने डिस्कस किया, आपने प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, समझ सकते हो, पूरा मैकेनिज्म डिस्कस हुआ है। तो अभी यहाँ पे उतना टाइम नहीं है, फिगर दिखा दे रहा हूँ। ये आपका क्या है, ये रेसिप्रोकेटिंग पंप नहीं है, ये रेसिप्रोकेटिंग पंप नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, अपकेंद्री पंप है। अपकेंद्री पंप कौन था, डायनेमिक पंप, डायनेमिक पंप, ये अपकेंद्री पंप है, देख लो ऐसे होता है सिस्टम। इसको भी मैंने अपने प्लेलिस्ट में डिस्कस किया, उसको जाके आप लोग अच्छे से देख लो। देखो फिगर, ये पंपिंग का एक डायग्राम दिखाया जा रहा है। एक लो लेवल से देखो लिक्विड को उठाया जा रहा है, ये पंप में जा रहा है, पंप से क्या हो रहा है, देखो मोटर से लगा हुआ है, ये पंप है, पंप से फिर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको उच्च लेवल पे यहाँ पे प्रवाहित कर देंगे, यहाँ से ये प्रवाहित हो जाएगा लो लेवल से आके, ठीक है। तो अभी इसको देख लो, ये मैकेनिज्म है, एकल क्रिया एकल अवस्था, वायु संपीड़क का सरल आरेख, वायु संपीड़क एयर कंप्रेसर, इसको भी प्ले लिस्ट में है, आप जाके देख सकते हो। देखो ये जो फ्रिज है वो फ्रिज का जो है मैकेनिज्म है, इसको भी मैंने डिस्कस किया, प्लेलिस्ट में जाके देख लो। फ्रिज के बारे में, रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया गया है। अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम कंपलसरी है बनाना ही है,
देखो सेकंड क्वेश्चन है प्रत्यागामी पंप को समझाइए। प्रत्यागामी पंप और कुछ नहीं है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है। मैंने अभी दिखाया, उसका फिगर आपको दिखाया, वर्किंग मैकेनिज्म प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाके देख लो, समझ लो। अब केंद्रीय पंप की रचना व कार्य समझाइए, तो सेम वही चीज़ है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में यही चीज़ समझाना है। इसमें हेडिंग डाल के आप लोग बताओगे रचना और कार्य विधि, और फिगर जरूर बनाओगे, डायग्राम जरूर बनाओगे। चौथे नंबर पर क्वेश्चन है प्रत्यागामी और केंद्रीय पंप के बीच में अंतर लिखिए। तो अंतर भी मैंने डिस्कस किया है, अपने प्लेलिस्ट में है, जाके देख लो। ये क्वेश्चन ऐसे एज इट इज़ आ जाएंगे, बिल्कुल ही आएंगे। तो वायु संपीड़क क्या है समझाइए, तो इसको भी डिस्कस किया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैं यहाँ क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि टाइम आपका ज़्यादा लग रहा है। कंप्रेसर और कंडेंसर क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, ये भी मैंने डिस्कस किया है। कंप्रेसर कंडेंसर क्या है, ठीक है। कंप्रेसर का काम ये होता है कि जो भी गैस है आपका, ठीक है, रेफ्रिजरेंट है, जो गैस यूज होता है रेफ्रिजरेशन में, उसे रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना, अति उच्च दाब पे पहुंचाना ही कंप्रेसर का काम होता है। और कंडेंसर का काम क्या होता है, उसको जो उच्च दाब पे पहुंच रहा है उसका तापमान भी अधिक होगा, तो कंडेंसर का काम होता है उस तापमान को कम करना, कूल करना, उस कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट का ताप कम करना ही काम किसका होता है, कंडेंसर का। 7वें नंबर पे क्वेश्चन है वातानुकूलन की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करो, तो ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 8वां है लीकेज का पता लगाने की विधि लिखो। अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर यूज करते हैं लीकेज का पता लगाने के लिए। इसमें यही सब आपको मतलब पूरा थ्योरी है, चाहो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। लापरवाही थोड़ी सी करोगे, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। अगर एग्जामिनर जो चेक कर रहा है आपकी कॉपी, उसको टेक्निकल टर्म्स नहीं दिख रहे हैं, तो मार्क्स नहीं देगा आपको, या एवरेज मार्क देकर केवल पास कर देगा। या ऐसी भी कंडीशन आती है, बच्चे बोलते हैं कि फेल हो गए, तो वो भी कंडीशन इसलिए आती है क्योंकि आप टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं करते हो। तो लीकेज का पता लगाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक लीक डिटेक्टर यूज करते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन की प्लेलिस्ट में। 9वां क्वेश्चन है रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है, सचित्र वर्णन करो। ये भी आपको मिल जाएगा, ये इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है सुखदायी वातानुकूलन को प्रभावित करने वाले कारक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि सुखदायी वातानुकूलन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। कंफर्टेबल एयर कंडीशन क्या होती है, तो पहला है वायु का तापमान। तो सुखद जो देखो, जो एसी लगा होता है उसमें ये माना जाता है कि वायु का तापमान, ह्यूमिडिटी, वायु की शुद्धता, वायु गति, चारों चीज़ों को कंट्रोल करेगा। तो चारों हेडिंग डालना है। अगर एयर कंडीशनिंग की इफेक्टिव कंडीशंस के बारे में पूछ रहा है, तो पहले हेडिंग डालोगे वायु का तापमान। तो एयर कंडीशनिंग में वायु का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस माना जाता है कि हमारे लिए कंफर्टेबल है, मनुष्य के लिए कंफर्टेबल है। दूसरे नंबर वायु की आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब ये हुआ कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को वायु की आर्द्रता बोलते हैं। तो वायु में आर्द्रता देखो, गर्मी का सीजन है तो 8 से 12% आर्द्रता होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वायु में। अगर सर्दी का मौसम है, सर्दी में 40-60% माना गया है, मानक अच्छा होता है। सी नंबर पे है वायु की शुद्धता। वायु में देखो CO2 की मात्रा 2% से कम होनी चाहिए, ठीक है। और जो O2 है, ऑक्सीजन है, 16% से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 16% से अधिक अगर ऑक्सीजन है तो सही है, उससे कम नहीं होना चाहिए। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2% से कम होनी चाहिए। वायु शुद्धता के बारे में ये लिखोगे। वायु गति कितनी होनी चाहिए, 8 मीटर पर मिनट। वायु गति जो AC से निकलने वाली वायु गति है वो 8 मीटर पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो चैप्टर नंबर 5 है, लास्ट चैप्टर है, जल्दी से देख लो। चैप्टर नंबर 5 में आपसे पूछेगा निम्न पदों को परिभाषित कर दिए। ल्यूमेन, ल्यूमिनस फ्लक्स, लक्स, चमकदार प्रभावकारिता, विद्युत दीप। ये सब डिस्कस प्लेलिस्ट में कर चुके हैं, आप जाके देख लेना, मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर दे रहा हूँ। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन है तापदीप्ति लैंप का सचित्र वर्णन कीजिए। तापदीप्ति लैंप का मतलब हुआ फ्लोरोसेंट लैंप की बात हो रही है। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन है आपका, तापदीप्ति लैंप का सचित्र वर्णन कीजिए। तापदीप्ति लैंप का मतलब हुआ इनकैंडेसेंट लैंप, जो घरों में बल्ब नहीं पहले यूज करते थे फिलामेंट वाला, उसे इनकैंडेसेंट बल्ब या तापदीप्ति बल्ब कहते हैं। तीसरे नंबर पर है प्रतिदीप्ति ट्यूब लैंप का सचित्र वर्णन कर लिए। ये जो ट्यूबलाइट घर में यूज होता था ना पहले, रॉड वाला, उसकी बात कर रहे हैं, प्रतिदीप्ति ट्यूब लैंप, जिसे फ्लोरोसेंट लैंप भी बोलते हैं। इसको बनाएंगे। अब सारी चीज़ों को डिस्कस किए प्लेलिस्ट में, आराम से आप जाओ देखो, इसको समझो। चौथे नंबर पे कॉम्पैक्ट प्रतिदीप्ति लैंप क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ये भी थ्योरी पोर्शन है, तो इसको इतनी आसानी से भी डिस्कस नहीं कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। निम्न प्रकाशीय उपकरणों पर टिप्पणी करें, इसको बताएं। उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप, और दूसरे नंबर पे है पारा वाष्प लैंप, तो इसको बारे में आप बताएंगे, उसके अंतर को बताएंगे। छठे नंबर पे टास्क लाइटिंग से आप क्या समझते हैं, टास्क लाइटिंग। तो टास्क लाइटिंग आप लोग जाके देख लेना, समझ लेना। टास्क लाइटिंग वाला पर्टिकुलर किसी काम के लिए क्या होता है, मान लो जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उसमें टेबल लैंप लगाते हैं, केवल पढ़ाई के लिए यूज करते हैं, वहाँ पे फोकस्ड होता है, इसे क्या बोलेंगे, टास्क लाइटिंग बोलेंगे। 7वें नंबर पे मेटल हाइलाइट लैंप से क्या अभिप्राय है, विस्तार समझाइए। इसको आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लेना, ठीक है। ये देखो, ये हमारा फिगर सामने जो दिख रहा है फ्लोरोसेंट लैंप का है, ट्यूबलाइट का है। तो सारे मैकेनिज्म को कैसे ऑपरेट करता है, क्या क्या करता है, इस चैप्टर में मैंने डिस्कस किया है बेटा, आराम से आप लोग जाके देख सकते हो। देखो ये ट्यूब है, इसमें 2 फिलामेंट लगे हुए हैं। दूसरे नंबर पे देखो थर्मल स्टार्टर सहित जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब है। ये थर्मल स्टार्टर ऊपर दिख रहा है आपको, ये थर्मल स्टार्टर है, ठीक है। सब डिस्कस किए हैं, जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देखिए, अभी समझ में नहीं आ रहा है तो भी देखिए। ये क्या है, ये है आपका मरकरी वेपर लैंप है, ठीक है। ये मरकरी वेपर लैंप का फिगर है। डायग्राम पे प्रैक्टिस करना, डायग्राम पे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन आने पे। ये देखो नीचे क्या सोडियम वाष्प लैंप है आपका, सोडियम वेपर लैंप है, तो इस तरीके का फिगर होता है। तो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए।
तो आज के लिए धन्यवाद। इस 30 मिनट के वीडियो में 35 मिनट के वीडियो में आपने 50% सिलेबस एनर्जी कंजर्वेशन का कंप्लीट कर लिया है। इसमें से मैंने लगभग 75% सिलेबस को डिस्कस किया है, क्वेश्चन का आंसर्स भी दिया है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है कमेंट करिए, आपको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा, कंटेंट प्रोवाइड करा जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको जागरूक होना पड़ेगा। केवल वीडियो देखने में से यह ना समझिए कि आपका निकल जाएगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद चीज़ें भूलती भी हैं, कन्फ्यूज होता है। ग्रीन हाउस जो गैस है उसको आप लोग ग्लोबल वार्मिंग में डाल दोगे, ग्लोबल वार्मिंग के ग्रीन हाउस में डाल दोगे, ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? तो ये सब चीज़ों को समझना आप लोग। तो मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है उसको क्वेश्चन करके पूछो, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और डिटेल आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियो है उस वीडियो को देखो, नहीं समझ में आता है पूछो, लेकिन ये सब आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट और शेयर करिए। इससे क्या होगा, इससे मोटिवेशन एक मिलता है कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं। और आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, आप लाइक नहीं करेंगे तो ये लगता है कि यार ये किसके लिए क्या कंटेंट प्रोवाइड हम कर रहे हैं। तो फिलहाल ठीक है, मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। आप लोग मेहनत करिए, पढ़िए। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये है कि आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, तब तो खुद कहोगे कि सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। धन्यवाद।